हेलो। जय जोहार साथियों। आज 9 जून क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस, जिनने इस देश की आज़ादी में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक कल ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लाखन सिदार जी का भी पेनवास हुआ। उनको भी मेरे तरफ से अंतिम जोहार पहुँचे। साथियों, बहुत दिनों से चाह रहा था कि आप लोगों से बात करूं करके फेसबुक लाइव में आके, लेकिन पता नहीं मेरे को ये फेसबुक जो है रोक क्यों देती है। अच्छी बात है, रोकना चाहिए। और जो उनका काम है वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या अपने काम को कर रहे हैं? आज पूरा देश क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस मना रहा है। उनका जो गुलाम था उसको हम लोग याद कर रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करें। कल ही मैं बहुत दिनों बाद कल घर पहुंचा था। अश्विनी कुमार पंकज जी का लिखा हुआ किताब ये पढ़ा। आप लोग भी शायद पढ़े हो ना पढ़े हों। मैंने देखा इस किताब को पढ़ने के बाद में कि किस तरीके से बिरसा मुंडा जी का जो उलगुलाम था, उस उलगुलाम के दम पे आज आदिवासियों को जो संवैधानिक आरक्षण मिल रहा है। ये 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची जो है, इसकी बुनियाद उनके आंदोलन ने रखा। 25 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। क्या उनका आंदोलन नौकरी के लिए था, पदोन्नति में आरक्षण के लिए था, क्रमोन्नति के लिए था? क्या ये जो हम बात करते हैं राजनीतिक आरक्षण के लिए, उसके लिए था? नहीं। उनका आंदोलन जो था, उस आंदोलन की बुनियाद में जो लोग तैयार हुए, आप हम जैसे लोग उनकी आंदोलन से जो तैयार हुए, आज जींस टी शर्ट पहन के आंदोलन के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज हम क्रांति सूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस मना रहे हैं। क्या उनने जिस चीज के लिए शहादत किया था, जिस जल जंगल जमीन के लिए शहादत दिया था, क्या वो लड़ाई खत्म हो गई? ये वो लड़ाई अभी भी चल रही है। छत्तीसगढ़, हसदेव, सिलगेर का मामला हो, क्या लग रहा है हम लोग को? क्या बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था वो आंदोलन सफल हुआ? आज क्रांति सूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस के दिन हमको एक प्रण लेना पड़ेगा कि जिस चीज के लिए बिरसा मुंडा जी ने शहादत दिया था, जिस चीज के लिए बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन की आग को हम बुझने नहीं देंगे। और वो उनकी लड़ाई रही जल जंगल जमीन की। साथियों, मैंने कल कमिटमेंट किया था कि आज 10 बजे फेसबुक में लाइव आऊंगा, लेकिन सुबह से ही लगातार व्यस्तता, इधर जाना उधर जाना, कहीं पे भी एक समय नहीं मिल पाया कि आप लोगों से मैं फेसबुक में लाइव आके दिल से बात कर पाऊं। 2 बार मैंने प्रयास किया, लेकिन फेसबुक मेरे को लगातार रोक रहा था और अभी भी रोक ही रहा है। मेरी आप लोगों से जो मैं लाइव बात कर रहा हूं, पता नहीं कब कट जाए, खत्म हो जाए। मैं आज का ही दिन का चयन इसलिए किया था साथियों, क्योंकि आज 9 जून धरती आबा बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस, इस उलगुलानी दिवस को हम अपने दिल दिमाग में रखें। और मध्य भारत का जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार मेरे पास में जो युवा साथी हैं,
युवा साथियों का मैसेज मेरे पास में आ रहा है, बहुत सारे लोगों का फोन कॉल आ रहा है। एक ही चीज बोलते हैं कि अनिल भैया, मैं जहां से चुनाव लड़ रहा हूं वहां से और दूसरा व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है, हम दो दो लोग हो रहे हैं। यहां पे अगर हम एक रूपता नहीं बना पाए तो कैसे हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। उन युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि साथियों, राजनैतिक विकल्प बनाना इतना आसान नहीं है। आज हम पूरे भारत देश का अध्ययन करें, इस पूरे भारत देश के अंदर आदिवासियों को अगर हम डिवाइड करें या आदिवासियों को क्षेत्र के हिसाब से बांटें, तो नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी हैं, कल्चरल आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे वो आदिवासी कल्चर का पालन कर रहे हैं। लेकिन धार्मिक आधार पे बात करें तो सारे के सारे लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रहे हैं। राजनीतिक विकल्प की बात करें तो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है ट्राइबलों का, वो छठी अनुसूची में है। अभी डीलिफ्टिंग का प्रोग्राम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से चल रहा है, उसको भी आप लोग अच्छे से जान रहे हो। मध्य भारत में अगर हम लोग आ जाएं तो मध्य भारत में धर्म की जो बात आती है तो यहाँ पे झारखंड के साथी लोग सरना धर्म की बात करते हैं, उड़ीसा क्षेत्र के लोग भी सरना धर्म की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के भी कुछ लोग सरना धर्म की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ एरिया के भी कुछ लोग सरना धर्म की बात करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, थोड़ा बहुत एरिया चला गया आपका आंध्रा का, यहाँ के लोग गोंडी धर्म की बात करते हैं। फिर चले जाएं हम पश्चिम भारत पे तो वहां के लोग तो धर्म की बात ही नहीं करते, सिर्फ एक ही बात करते हैं, हम सबको एक होना है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बिना गुड़ के लड्डू नहीं बनता। लड्डू अगर बनाना है तो गुड़ वहां पे कारक चीज है। ठीक उसी तरीके से कि अगर हमको घर को जोड़ना है, घर बनाना है, तो मसाले में या तो आप मिट्टी का इस्तेमाल करोगे या तो सीमेंट का इस्तेमाल करोगे। कोई ना कोई एक तत्व तो होना चाहिए जो आपस में जोड़े। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि हर क्षेत्र की वस्तु स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति परिस्थिति, हर क्षेत्र की समस्याएं और हर क्षेत्र का जो आंदोलन है वो अलग अलग है। अब हम कहेंगे, जिस तरीके से मैं अनिल सिंह धुर्वे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक का रहने वाला हूं, यहां पे पलायन जैसी कोई चीज नहीं है, विस्थापन से पलायन वाली चीज नहीं है। हाँ, लेकिन पलायन तो हो रहा है, रोजी रोटी रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विस्थापन नहीं है। लेकिन मेरे ही अनूपपुर जिले के कोतमा, जतहरी और फिर अनूपपुर ब्लॉक में वहां पे कोयला है, उस कोयले के चलते वहां पे लोगों का विस्थापन हो रहा है। शहडोल जिले की भी वही कहानी है, सीधी सिंगरौली की भी वही कहानी है, ठीक वही कहानी उमरिया की भी है। यानी विस्थापन हो रहा है किसके चलते? हमारे जल जंगल जमीन से हटाने के चलते, उसी के चलते हमारा पलायन हो रहा है, वो एक अलग चीज है। तो साथियों, मेरा आज घूम फिर के आप लोगों से बात करना था, तो इसीलिए ये था मेरा मेन मकसद कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था, जिस आंदोलन के चलते उस सरकार को, जिसके राज्य में सूर्य नहीं डूबता था और खून नहीं सूखता था, ब्रिटिश साम्राज्य, उसके खिलाफ में जो आंदोलन किए, वो कितना बड़ा आंदोलन रहा होगा, कल्पना कीजिए आप लोग। जिससे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची की परिकल्पना वहां से तैयार हुई, देश आजाद हो गया। लेकिन बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था, उसी आंदोलन का देन है ये 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। तो वो उस समय अपने पारंपरिक परिधान में, पारंपरिक परिधान कहने का मतलब है साथियों, लंगोट लगाकर, हाथ में धनुष और बाण रख के, पारंपरिक अस्त्र और शस्त्र रख के इतने बड़ी सत्ता को चुनौती दिए और उनने हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। हम आज क्या कर रहे हैं बताइए?
कहाँ है हमारा योगदान? हम जैसे युवाओं का योगदान कहाँ है? वो योगदान जो आने वाले पीढ़ी के लिए एक लकीर बने, एक क्या बोलते हैं, मिसाल बने। कहाँ है वो? हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ मर के कट रहे हैं। अभी मैं इसी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूं। मेरा घूम फिर के आने का मकसद वहीं पे है। राजनीति का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? अभी तक मैं जितने भी साथी लोग, मैं आपको खुल के बताऊं, जिस दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का घोषणा हुआ था उस दौर में मैं खाली एक दिन अपने क्षेत्र में रहा हूं, अपने घर को छोड़ के चला गया था और आज ही अपने घर में आया हूं। सब लोगों की एक ही बात है कि अनिल भैया अब की बार आप चुनाव लड़ रहे हो तो थोड़ा सा हमको सहयोग और समर्थन कर दो। तो काहे का सहयोग और समर्थन रे भैया? बोलते नहीं भैया चुनाव लड़ रहे हैं। यानी हमारा आदिवासी जो समाज है, आदिवासी समाज के युवाओं का राजनीति का मतलब है कि हमको चुनाव ही लड़ना है। अरे यार, इस देश के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी होंगे कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इस देश के अंदर राजनीति मोहन भागवत जैसे लोग कर रहे हैं। चुनाव लड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है राजनीति को चलाना। राजनीति एक खेल है, या तो राजनीति से आप खेल लो या तो राजनीति आपके साथ में खेलेगी। बिरसा मुंडा जी के आंदोलन से हम लोग क्या सीखे, क्या समझे, बताइए आप लोग। आज बहुत सारी बात करना चाह रहा था मैं सुबह से ही, लेकिन ऐसा संयोग नहीं बना, और अभी बना है संयोग कि हम बात कर रहे हैं। हम राजनीति की जो परिभाषा है पढ़ें द एकेडमिक से, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इनको पढ़ें हम लोग। मैकियावेली, हिटलर को भी पढ़ें, गांधीवाद को भी पढ़ें, अंबेडकरवाद को भी पढ़ें, सारी चीजों को पढ़ें। लास्ट में राजनीति का मतलब क्या है? चाणक्य को भी पढ़ें, मनु को भी पढ़ें। मैं और लोगों को तो नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मेरे पीछे जो ये हाथ खड़े करके, हाथ उठा के खड़े हैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उनने जो राजनीति की परिभाषा मेरे को बताया था, तो उन्हें एक ही शब्द बोला, कहे बेटा कुश्ती के दंगल में जो दांव पेच खेला जाता है वो शारीरिक ताकत के दम पे होता है, और राजनीतिक अखाड़े पे जो दांव पेच खेला जाता है वो मानसिक ताकत के दम पे होता है। राजनीति, मैंने कल ही एक शब्द को लिखा था कि बिरसा मुंडा जी जिंदाबाद, उनका उलगुलान जिंदाबाद, लेकिन जो उनका उलगुलान है, उनकी जो विचारधारा है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए राजनीतिक आचार है? बताइए। उनने इतना बड़ा आंदोलन किया, लंगोट में ही रहे, पारंपरिक हथियार के दम पे ब्रिटिश शासन को चुनौती दिए, क्या समझौता किए कभी? बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं। क्या है यार, कहां पे हम लोग कमजोर हैं? सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म होता है। सन 1919 में आदिवासी महासभा का जन्म हो जाता है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जन्म लेने से पहले हमारे पुरखों ने आदिवासी महासभा तैयार कर लिया था। प्रथम आम चुनाव होता है, 32 विधायक जयपाल सिंह मुंडा जी के नेतृत्व में जीत के आते हैं। नेता प्रतिपक्ष हमारे डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी रहते हैं। क्या हुआ? डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी वहां पे कहते हैं कि काश मेरे को इतिहास सिखाया होता तो मैं नेहरू के ऊपर भरोसा नहीं करता। और वही कहानी अभी भी है। तो साथियों, आज के दिन फेसबुक लाइव आने का मेरा मकसद था कि हम धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जो शहादत है, जो उनका आंदोलन रहा है जल जंगल जमीन जन जानवर जबान के प्रति, वो आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। और राजनीति की बात है तो हम अच्छे से जान रहे हैं कि वर्तमान समय में शासकीय नौकरियां मिल नहीं रही हैं,
जमीन दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, भाई बंटवारा होते जा रहा है, व्यापार में हमारी कहीं पे हिस्सेदारी नहीं है, तो एकमात्र काम है ये तो आप अपने गांव को छोड़ के पलायन करके कहीं बाहर जाओ काम करने के लिए, या तो फिर राजनीति के मैदान में उतरो। तो राजनीति के मैदान में उतरो तो यहाँ पे भी इतना सारा कंपटीशन है कि एक ही सामाजिक संगठन से, एक ही गांव से इतने सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और बात आ रही है युवा नेतृत्व, युवा नेतृत्व, युवा नेतृत्व। अच्छी बात है भैया, युवा नेतृत्व होना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन बताइए कि समय से क्या पहले पेड़ में फल लगते हैं? समय लगता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आज के डेट में बहुत सारे युवा लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लड़ना चाहिए उनको चुनाव, क्योंकि वो नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? युवाओं को मौका नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? हम तो सन 1991 जब एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर चालू हुआ था, युवा नेतृत्व की बात चालू हुई थी। सारे के सारे जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों या तो फिर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल हों, सारे के सारे लोग युवा नेतृत्व के नाम पे अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किए। वहां पे आप हम जैसे लोगों को मौका कहां मिला? तो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक मैदान है राजनीति का कि यहाँ पे हम कूदें और बताएं कि हमारी अहमियत क्या है, क्योंकि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी संबल किसी को नहीं मिलता। यहाँ पे मैं गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जन्मदाता पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के एक शब्द को कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति फसल बोएगा वो व्यक्ति फसल को काटेगा। तो आप लोगों ने अगर अपने क्षेत्र में विचारधारा के माध्यम से या व्यक्तिगत संघर्ष के माध्यम से जो अब लोगों को जोड़ने का काम किए होंगे, आप पक्का है कि आप चुनाव जीतोगे। वहां पे आप किसी भी संगठन, किसी भी उसकी बात मत करें। मैं खुद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे से फोन में बात किया, क्या अनिल भैया क्या आप इस्तीफा देने वाले हो? अब ये जो सवाल था एक ऐसा सवाल था कि उसको मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन जो उछल कूद कुछ लोगों का चल रहा था, और 12 जून को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन है कचारगढ़ में, उस कार्यक्रम में मेरे को जाना भी है। अब ये बताइए कि क्या मैं जिंदगी भर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूंगा? मैं भी तो चाहता हूं कि जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है वहां से कुछ लोग निकल के आए और युवा नेतृत्व को संभालें। और ये काम कौन करेगा? युवा लोग ही करेंगे। वैचारिक रूप से परिपक्व लोग वहां से निकल के आए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व को संभालें। और यही संदेश मेरे को उस दिन जो कोयतरों की धर्म भूमि है, कली कंकालीन की शहादत भूमि है, वहां पे यही बात को बोलना है। और जो ये आंदोलन है ये निरंतर चलने वाला आंदोलन है, यहाँ पे कोई स्थायी नहीं है। दादा मरकाम की जो विचारधारा रही है उस विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पे बात ये नहीं है कि हम किस पद में हैं, कहाँ पे हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस लिए हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम क्या कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे बारे में कि इस आंदोलन के चलते जो ये दादा मरकाम का आंदोलन है ये कोई छोटा बड़ा आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन सन 1772 में जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में जो पहाड़िया विद्रोह हुआ, तिलका माझी जी के नेतृत्व में संथाल हूल हुआ, फिर बिरसा जी के नेतृत्व में उलगुलान हुआ, छत्तीसगढ़ में वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में महान भूमकाल हुआ। सारे के सारे आंदोलन जल जंगल जमीन के लिए हुए थे। और ये दादा मरकाम का जो आंदोलन है ये आंदोलन
जल जंगल जमीन जन जानवर जबान, इनको बचाने का आंदोलन है। और इस आंदोलन को अगर हम स्थापित नहीं कर पाए, इस आंदोलन की विचारधारा को अगर हम पुनर्स्थापित नहीं कर पाए, तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी साथियों। हमारे वो पूर्वज लोग बताइए, लंगोट लगाकर, पारंपरिक हथियार लेकर इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहे थे, और उनके वंशज हम आज उनकी जय जयकार तो करते हैं, उनके नाम से सामाजिक संगठन बनाते हैं, लेकिन दुश्मनों के साथ में ही मिल जाते हैं। अभी तक जो मेरा समझ रहा, सोच रहा, ज्ञान रहा, इतना बड़े देश को घूमने के बाद में जो मैं समझा, तो मेरे समझ में एक ही चीज आई साथियों, कि हम लोग अभी तक अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाए हैं। और जब तक हम लोग दुश्मन को नहीं पहचान पाएंगे, तो हम बचेंगे किससे बताइए। राजनीति सिर्फ 5 साल में एक बार यानी चुनाव लड़ना, लोग बाग इसको राजनीति समझते होंगे, लेकिन जो सांस्कृतिक युद्ध है साथियों, ये सांस्कृतिक युद्ध जो है प्रति पल प्रति क्षण चलता है। अभी सिवनी जिला के कुर्रई ब्लॉक के सिमरिया में एक घटना हुई, बालोद जिले में पाटेश्वर धाम में एक घटना हुई, उसका अध्ययन हम लोग क्या कर पाए बताइए। 28 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का बैठक हुआ, और उस बैठक में एक रिजल्ट आया उनका, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में उग्र हिंदुत्ववाद के दम पे हमने चुनावी फतह किया था, ठीक उसी तरीके से मध्य भारत के यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में उग्र हिंदुत्ववाद के दम पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक उसी समय पे महाराष्ट्र के राज ठाकरे ने मस्जिदों के सामने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा की बात करना चालू कर दिया। पूरा देश वहां पे फंस के रह गया। यानी नफरत के बीज बो और बोटों को काटो। तो हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो घटनाएं हो रही हैं, जो हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जा रहा है, फिर इसके बाद में जो डिलिस्टिंग वाला प्रोग्रामिंग करते हैं जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग, उन जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि क्या आज आप लोग बिरसा मुंडा जी की जयंती शहादत दिवस नहीं मना रहे हो? उन लोग को बताना चाहूंगा कि बिरसा मुंडा जी मिशनरी स्कूल से पढ़ के आए थे, और आज पूरे देश के अंदर आदिवासी लोग अगर अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में बात हो रही है जहां पे मिशनरी स्कूलों से आदिवासी लोग पढ़ के निकल के आए थे। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया? वनवासी आदिवासी विकास मंडल ने क्या किया? वनवासी सेवा परिषद ने क्या किया? क्या किए लोग? धर्मशास्त्र हमारे हाथ में रखा दिए, ये पढ़ो। डिलिस्टिंग वाला आंदोलन चालू होता है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिला पूर्णतः 5वीं अनुसूचित जिला है। शहडोल, उमरिया, हमारे क्षेत्र के सांसद हिमांद्री सिंह, उसके पति हैं नारायण सिंह मरावी, पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, डिलिस्टिंग आंदोलन के मुखिया बनते हैं। वो आंदोलन करते हैं। आज अनूपपुर जिला का जिला पंचायत अध्यक्ष, शहडोल जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष और उमरिया जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष अनारक्षित हो जाता है। नारायण सिंह मरावी इस सवाल का जवाब कब देंगे? तो ये खेल जो है साथियों राजनीति का, ये लोग खेलते रहेंगे। मेरा आज के दिन फेसबुक लाइव आने का एकमात्र मकसद है कि सामाजिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि से आप लोग तैयार हुए लोग हो,
चुनाव लड़ना है आपका संवैधानिक अधिकार है, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, चुनाव आपको लड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा कि हम एक ही संगठन के लोग लड़ रहे हैं तो कोई इसको रोक दो, उसको रोक दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। अरे आपने फसल को बोया है, आपने मेहनत किया है, आपने लोगों को तैयार किया है, तो आपको वोट मिलेगा। चुनाव हार भी जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चुनाव अच्छे लोग हार जाते हैं यार। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति सन 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। उस समय से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक जिस सीट को वो जीतते आए थे वहां पे भी वो चुनाव हार गए थे। बात है विचारधारा की। विचारधारा खत्म नहीं होनी चाहिए और ये चुनाव के चलते आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और आज के दिन बिरसा मुंडा जी का जो शहादत दिवस है, इस शहादत दिवस के दिन हमको एक प्रण करना पड़ेगा कि ये जो पूंजीवाद के इशारे पे चलने वाली जो ये दुनिया है, ये हमसे एक अलग तरीके की राजनीतिक एकजुटता की मांग कर रही है। और वो राजनीतिक एकजुटता कैसे स्थापित होगा, कैसे बनेगा, तो मैं आज बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस के अवसर पर जो युवा लोग हैं, जिनकी आंखों से हम लोग सपना देख रहे हैं, यानी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन GSU, उसके राष्ट्रीय अधिवेशन में 12 जून को क्यों ना कचारगढ़ में बैठें और बैठ के निर्णय लें कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। अरे साथियों, मेरे को तो ये लगता है कि अगर हम लोग अभी नहीं संभले तो 2-3 दशक के बाद में हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं, उनके आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। शायद उनका जो आंदोलन था, उनको 1-2 चरण पे मुकाम पे नहीं पहुंचा पाए तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विचारधारा की तो बात बहुत दूर है। क्या करेंगे विचारधारा को? अचार डालेंगे। हमने कितनी बड़ी बड़ी बात किया। अब की बार आदिवासी सरकार, खाली एक विधानसभा में सिमट गए ना। अब बताइए, बिरसा मुंडा जी अगर अंग्रेजों के साथ में मिलकर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते तो क्या होता? ये 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची क्या लागू हो पाता? त्याग करना पड़ता है साथियों। संघर्ष के साथ में त्याग भी करना पड़ता है और संघर्ष के साथ में निर्माण भी करते रहना चाहिए कि हम अगर कोई आंदोलन को कर रहे हैं तो इस आंदोलन से किसी चीज का अगर सृजन होगा तो उसको हम किस दिशा की ओर ले जाएंगे। मैं जानता हूं बहुत दिन बाद अभी मैं फेसबुक लाइव आया हूं। महेंद्र कन्नौज भाई, अर्जुन चेतन पटेल, विक्रम अचलिया, डॉक्टर हीरलाल अलावा जी, साथ में बैठे हुए लोग हैं हम लोग। फर्स्ट मुलाकात हमारी हुई थी दिल्ली में, ये 2012-13 की बात है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नेतृत्व में जल जंगल जमीन की लड़ाई वाला कार्यक्रम था। वहां पे गए थे हम, वहां पे मुलाकात हुई रेलवे स्टेशन में विक्रम भाई के साथ में। फिर हम चले गए अलावा जी के यहाँ, बैठे, बात किए कि आज हम लोग ये जो आभासी दुनिया है, इस आभासी दुनिया के माध्यम से मिले हैं तो क्यों न इसको जमीन में उतारा जाए करके। फिर वहीं पे एक कार्यक्रम की तैयारी हुई, बड़वानी में बैठक हुआ, वहां नहीं पहुंच पाया मैं। हमारा अंशुल भाई था उस बैठक में,
जिसको हम लोग उस समय गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए थे, वो बड़वानी गए थे। फिर इसके बाद में तैयारी होती है इंदौर कार्यक्रम की। इंदौर कार्यक्रम में भी हम लोग बैठते हैं। इंदौर कार्यक्रम में मैंने खुल के बोला, रात में पहुंचा था मैं, चंद्रेश भाई मेरे साथ में थे, करण जनार्दन पवार जी, बहुत सारे लोग थे। मैंने एक ही शब्द बोला कि यार एक बायलाज तैयार होना चाहिए, जयस का, जय आदिवासी युवा शक्ति का एक बायलाज तैयार होना चाहिए और एक सिस्टम तैयार होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो समाज है वो कबीलों में जीने वाला समाज है। यहां पे ये नहीं चलता कि मैंने जो कह दिया वही सही है। तो वहां पे बात आई कि भाई इस संगठन का अध्यक्ष बनाओ। विक्रम भाई मेरे तरफ देखे, क्योंकि मैं फ्री था उस समय, यानी मैं कोई शासकीय कर्मचारी नहीं था। मैंने वहां पे खुल के बोला कि मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश मीडिया प्रभारी, उस समय मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश मीडिया प्रभारी हुआ करता था। मैं बोला नहीं यार, ये अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो खुल के बात आएगी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ही पैरेलल संगठन है जय आदिवासी युवा शक्ति, तो वहां पे मेरे को नहीं आना है। हमने ये किया और उस समय से लगातार उस वैचारिक आंदोलन में भी हम रहे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं किसके लिए? जल जंगल जमीन जन जानवर जबान के लिए। लेकिन जहां पे सफलता हमको मिलनी है वहां पे फिर भाजपा कांग्रेस के चिल्लर बन जाते हैं। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ग्लेनसंग डुंगडुंग जी की लिखी हुई किताब, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। आदिवासियों की समस्याएं अगर राजनीतिक हैं तो इसका मतलब है कि समाधान भी राजनैतिक ही होगा। इस किताब को पढ़िए आप लोग। मैं कभी भी इस शख्सियत से मिला नहीं हूं। हमारे नरेश अचला जी महाराष्ट्र से, उनने इसका संकलन किया। लेकिन बिरसा का जो उलगुलान है, हम देख रहे हैं पूरे आदिवासी समाज में जितने सामाजिक संगठन हैं उतने सामाजिक संगठन किसी भी समाज में नहीं है। भारतीय संविधान में जितने भी हक और अधिकार हम आदिवासियों को मिला है उतना किसी के पास में नहीं है। लेकिन आज सबसे ज्यादा आंदोलन अपने हक अधिकारों के लिए कौन कर रहा है? लड़ाई कौन लड़ रहा है? आदिवासी समाज। ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है? जिस समाज का इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली इतिहास रहा हो, ऐतिहासिक इतिहास रहा हो, उसके वंशज आज मनरेगा में काम करने के लिए मजबूर हैं, रोजी रोटी रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बताइए? पूरे गोंडवाना में मैं तो लगभग पूरे भारत देश के अंदर आदिवासियों के क्षेत्र में भ्रमण किया हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन में टेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चलते, उनकी विचारधारा से जुड़ने के चलते पूरे भारत देश के अंदर आदिवासी क्षेत्रों में जितना घूम पाया हूं उतना शायद है कि मेरे बराबर युवा घूम पाए हूं। और वहां का अध्ययन और आकलन जो मेरे पास में है तो वो यही है जो ग्लेनसंग डुंगडुंग जी की है कि आदिवासियों की समस्याएं राजनीतिक हैं तो उनका समाधान भी
राजनीतिक तरीके से होगा। अब ये बताइए, इतने सारे हम लोग सामाजिक संगठन बनाते हैं, हमारे समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के निराकरण करने के लिए रूढ़िजन प्रथा हमारे पूर्वजों ने पहले से ही बना के रख दिया है। समाज की अगर कोई सामाजिक व्यवस्था है या कहीं पे भी उस सामाजिक व्यवस्था में कहीं पे भी टूट फूट दिखता है तो उसको बनाने के लिए और सुधारने के लिए हमारे पूर्वजों ने पहले से ही व्यवस्था बना के रखा है। तो हम सामाजिक संगठन बना के क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से जो ये एटीएम है, एटीएम का मतलब होता है कि आपके पास में कार्ड हो, जाओ पैसे निकाल लो, ऑल टाइम मनी। तो आज के समय में मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी ये सामाजिक संगठन हैं ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए वोट देने या वोट बनाने का काम करते हैं। साथियों, आज बहुत दिनों बाद फेसबुक लाइव आया हूं। अभी मैं 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती, उस दिन मैं सिमरगांव में था, बस्तर क्षेत्र के। और 14 तारीख को हुई, जैसे ही मैं कोरर क्रॉस करके चढ़ता हूं घाट के ऊपर, मैंने एक शब्द बोला कि संविधान से अब संस्कृति की ओर करके। हमने देखा वहां पे जाके, सिमरगांव पहुंचने के बाद में जो एक टोटेमिक व्यवस्था होती है, टोटम की जो व्यवस्था होती है, जो गुणवाना आंदोलन की बात नहीं है, ये टोटेमिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। टोटेमिक व्यवस्था की जो जानकारी आपको सिमरगांव में मिलेगा, वलेकनार में, वो पूरे देश के अंदर किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं मिलेगा। अब उस टोटेमिक व्यवस्था को बनाने वाले का वंशज अनिल ध्रुवे है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो हम किसी विचारधारा या उसके पीछे नहीं भागते हैं। मैंने कुछ देर पहले बोला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, उससे पहले हमारे पुरखों ने जो आंदोलन किया उसी के दम पे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची बना था। आरक्षण की व्यवस्था वहीं से बनी थी। देश की आजादी से पहले हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ में, उससे एक व्यवस्था का निर्माण हुआ। उस व्यवस्था का लाभ अभी हम जैसे युवा लोग ले रहे हैं। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी उसका फल तो हमको मिल गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? ये बिरसा का उलगुलान का प्रतिफल आप हम जैसे युवाओं को मिल रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से संविधान को हटाने का, निपटाने का, मनुस्मृति को लागू करने की बात चल रही है, और हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ आप। तो साथियों, घूम फिर के आज फेसबुक लाइव आने का मेरा मकसद था कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और बहुत सारे युवा लोग इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड मेंबर से लेकर सरपंच से लेकर जनपद से लेकर जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। एक ही विचारधारा के लोग एक ही जगह पे लड़ रहे हैं। तो आपस में आप लोग एक दूसरे का बुराई मत कीजिएगा, चुनाव लड़िए, जितना हारना होता है।
जब तक आप लोग मैदान में उतरोगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितने गहराई में हैं। उतरिए, बेशक जीत हार होती रहेगी, एक ही व्यक्ति जीतेगा। आप लोग को एक चीज बताऊं मैं, मजे की बात, राजनीति में 99.99% तय है कि या तो आप जीतोगे या तो हारोगे। यहां पे मैच टाई नहीं होता। और अगर आपने फसल को बोया है तो फसल को आप काटोगे ही। लोग तो निर्दलीय यार विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं, निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं। तो छोटे छोटे चुनाव जो हैं, यहाँ पे आप कहोगे कि नहीं हम एक ही संगठन के 2 लोग लड़ गए हैं, वार्ड मेंबर में लड़ गए हैं, सरपंची में लड़ गए हैं, जनपद में लड़ गए हैं, जिला पंचायत में लड़ गए हैं, तो ये एक होना चाहिए, एक करो। वहां पे आप अगर ये सोच लिए एक ही जगह पे 2 लोग चुनाव लड़ गए, अब आप वहां पे कहोगे कि नहीं मैंने संगठन के लिए इतना दिन तक काम किया, ये किया वो किया, संगठन ने मेरा नाम नहीं लिया, ना अगले का भी नाम नहीं लिया, वहां पे मुक्त छोड़ दिए। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना भर नहीं होता। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि राजनीति का मतलब चुनाव लड़ना ही होता है तो बेशक आप लड़िए, लेकिन एक दूसरे की आलोचना मत कीजिए। लड़िए आप। आपने अगर फसल बोया है तो फसल को आप काटोगे ही। ये राधा मरकाम का कथन रहा है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल आइए, युवा नेतृत्व तैयार हो, लेकिन ये युवा नेतृत्व खाली सोशल मीडिया में भर ना रहे, जमीन में भी उतरे। और अंत में ग्लेनसन डुंगडुंग जी की ही शब्दों में कहना चाहूंगा। एक जगह वो कहते हैं कि जो आदिवासियों की समस्याएं हैं ये सामाजिक समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या है और इस समस्या का समाधान राजनीति में जाकर ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये सोचना कि मेरे अलावा कोई दूसरा इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। साथियों, जो ये राजनीति है ना, हमारे समाज के लोग तो पहले ये बोला करते थे कि अरे कोई चुनाव जीत रहे हमारा क्या मतलब है। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति क्या है, कैसे है, आप लोग अच्छे से जानते हो। हम लोग किस तरीके का कपड़ा पहनेंगे, किस तरीके का खाना खाएंगे, किस तरीके का पानी पिएंगे, ये राजनीति तय कर रही है। तो राजनीति से आप इंटरेस्ट रखो या ना रखो, लेकिन राजनीति आप पे इंटरेस्ट रखती है। 100% राजनीति में आप इंटरेस्ट रखो या ना रखो, लेकिन राजनीति आप पे इंटरेस्ट रखती है। गलत बोल रहा हूं? राजनीति में आप इंटरेस्ट रखो या ना रखो, लेकिन राजनीति आप में इंटरेस्ट रखती है। और स्वाभिमान अगर आपके अंदर है, आत्मसम्मान अगर आपके अंदर है, तब ही संघर्ष जन्म लेगा। जिसके अंदर, जिसकी रीढ़ की हड्डी में दम रहेगी वो आंदोलन करेगा। नहीं बिरसा के उर्गलान का नाम लेकर लोग बीजेपी और कांग्रेस की चमचागिरी कर ही रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आपकी विचारधारा कितनी मजबूत है। कितनी मजबूत है आपकी विचारधारा, ये आपको तय करना है। आपकी रीढ़ की हड्डी में कितना जान है, ये आपको तय करना है। नहीं, विचारधारा को बेच खाने वाले लोग तो बहुत सारे लोग हैं साथियों। बातें बहुत ज़्यादा हैं, समय का भी अभाव है मेरे पास में। क्योंकि कल 10 तारीख है, 11/12
12 जून को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन है और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरे को जाना है और मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ युवाओं के बीच जाने में। और डर मेरे को इस बात का लगता है यार आज के युवा लोग कब मेरे से कहाँ पे सवाल कर लें। तो उसके लिए निरंतर अध्ययन जो मैं हमेशा करते रहता हूँ, लगातार अपने आप को अपडेट करते रहता हूँ। तो हम 12 जून मध्य भारत की जो राजनीति है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, मैं खुल के आपको बताऊं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है, 12 जून को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बहुत बड़ा संदेश हम युवा लोग देने वाले हैं। बहुत बड़ा संदेश हम लोग देने वाले हैं। और वो संदेश जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर जितने लोग हैं दिमाग लगाते रह जाएं। अरे यार वो लोग तो यही नहीं समझ पाए कि ध्रुवे मैं हूं तो मेरा गढ़ कहाँ है, मेरी गुड्डी पूजाई कहाँ होती है। बाकी और लोग होंगे सत्यनारायण की पूजा पाठ उसमें व्यस्त रहने वाले। तो ये गोंडवाना का जो आंदोलन है वो आंदोलन है अपने आप को जानना, और हम लोगों ने अपने आप को जान लिया है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा 12 जून को जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन है वहां पे बैठ के हम तय करेंगे कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमको लड़ाई लड़ना चाहिए। क्योंकि आज वर्तमान के जो पारंपरिक हमारे लड़ाई के साधन रहे वो अब नहीं चल रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो वहां पे एक नए तरीके से एक पिच तैयार करना पड़ेगा। हमारा जो सोच है, विचार है, उस पे कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा, खासकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनके प्रदेश अध्यक्षों से अपील करना चाहूँगा और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो युवा लोग हैं इन लोगों को भी अपील करना चाहूँगा कि 12 जून को जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन है वहाँ पे भी हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे और एक नई कार्य योजना के चलते के तहत जिस धर्म भूमि में पाहंदी पारी कुपार लिंगों ने ऐसी व्यवस्था का सृजन किया जो, अरे यार कुछ मैं बोल रहा था, ये बिरसा मुंडा जी के हम वंशज, राजनीति की बात, राजनीति में समझौता करना, अब की बार आदिवासी सरकार, बहुत समझौता होते हैं नहीं होते हैं। तो ये खुद के ऊपर भरोसा नहीं करना है। राजनीति कैसे होती है ये राजनीति कहीं पे ना कहीं मनु ने किया, और मनु से पहले भी पाहंदी पारी कुपार लिंगों ने बहुत बड़ी राजनीति कर दिया था। और जो राजनीति पाहंदी पारी कुपार लिंगो जी ने किया था उसी राजनीति को अब अपडेट करना है। और कचहरगढ़ में बैठ के चर्चा करेंगे, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। बिल्कुल। तो साथियों, आप लोगों से अब विदा लेता हूं और लास्ट में एक ही शब्द को कहना चाहूँगा मध्य प्रदेश के खासकर युवाओं को कि साथियों, आप लोग चुनावी मैदान में हो, बिल्कुल एक दूसरे की आलोचना मत करिए। जितने भी उम्मीदवार होंगे किसी की भी आलोचना मत करिए। आप लोग अपने विचार और आपके अंदर जो सपने हैं उनको लेकर पब्लिक के बीच में जाइए। वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपना सपना जो है कि मैं वार्ड मेंबर का चुनाव जीतूंगा तो वार्ड के लिए क्या करूंगा, सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव जीतने के बाद में मैं इस पंचायत के अंदर क्या करूंगा, जनपद का चुनाव जीतूंगा तो क्या करूंगा, कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा तो क्या करूंगा। इस सपने को लेकर आप जाइए। क्यों? किसी का आलोचना करने से कुछ मिलना नहीं है।
ये कूटनीति है यार। ये देखिए मेरे हाथ में चोट है, दिख रहा है। हम लोग छोटे छोटे थे ना, उस समय घिट्टुल खेला करते थे। आप लोग तो खैर इस समय मोबाइल वाला युग है तो ज्यादातर बच्चे मोबाइल खेलते हैं। हम लोग उस समय वो पत्थर का या तो बीही का सूखा सूखा बना लिया करते थे, घिट्टुल खेला करते थे। उसका बना हुआ चिन्ह है ये। बहुत घेरते रहे, तो घेरते घेरते जब थक जाते रहे तो आसपास में कोई भी सियान या सियानी लोग बोला करते थे कि बेटा लड़ाई झगड़ा जय करो, राजनीति में रहो, राजनीति में रहो, यानी एकजुट रहो। उसका एक संदेश था पूर्वजों का। और आज जो सोच है, जो राजनीति है, वो तो काट पीट की राजनीति है यार, कूटनीति है। इसको कैसे गिराया जाए, इसका आलोचना कैसे किया जाए, इसको कैसे बदनाम किया जाए, वो तो हमारे खून में है ही नहीं ना। तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, बिल्कुल लड़िए, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी जिस संगठन से आप जुड़े हो उसको दोष मत दीजिएगा, बिल्कुल दोष मत दीजिएगा कि हम उसमें थे और उस संगठन से जुड़े थे, यहाँ पे 2 कैंडिडेट हो गए कि 4 कैंडिडेट हो गए। यहाँ पे सिर्फ गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी की बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आपने फसल को बोया है तो उस फसल को आप ही काटोगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं काट सकता। ठीक उसी तरीके से अगर आपने क्षेत्र में मेहनत किया है, आपने अपना वोट बैंक तैयार किया है, तो वोट आपको ही मिलेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं काट सकती है। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने बहुत गंभीरता से मेरी बात को सुना, समझा। और मैं सबसे ज़्यादा तो जुकरबर्ग जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज पहली बार फेसबुक में लाइव आ पाया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रयास किया था कि फेसबुक में लाइव आऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों रोक देते थे। तो साथियों 12 जून को कचारगढ़ में फिर मिलते हैं। जय सेवा, जय जोहार, जय